स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हम एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 कर चुके हैं। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 9.3। देखिए हमने चैप्टर हमने 9 स्टार्ट किया, 9.1 की, 9.2 की, तो इस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और हम अपनी कंप्लीट जो आर डी शर्मा है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। यू नो दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट? तो धीरे धीरे आप चलते जाइएगा और आपकी आर डी शर्मा कंप्लीट हो जाएगी, राइट? तो आज हम 9.3 स्टार्ट करते हैं। 9.3 का जो टॉपिक है वो आपका उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है जो 9.2 में हमने यूज किया था, दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी के ऊपर आपका बेस्ड है, राइट? an आपकी nth टर्म, a आपकी फर्स्ट टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमने 9.2 में शुरू किया था। 9.3 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस राइट द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एपी चेक नहीं करना है, राइट? उसने बोला है कि फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसने ये दिया हुआ है कि जो ये सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही है, राइट? इसमें हमें प्रूव नहीं करना है, हमें क्या बताना है कि जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, राइट? तो सिंपल सी बात है, देखिए कि द फर्स्ट टर्म ए ऑब्वियस क्या बनेगी इसमें, -1, राइट? -1 क्या जाएगी फर्स्ट टर्म। अब जब हम कॉमन डिफरेंस डी की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस के लिए जब हमें चेक करना होता तो हम a2 - a1 भी करते थे, a3 - a2 भी करते थे और a4 - a3 भी करते थे। फिर हम देखते थे कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर हम बोलते थे कि अगर सेम आ रहा है तो वो एपी है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी एपी है तो हम सिर्फ एक ही बार इसके अंदर सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चेक नहीं करना है, हमें ये पता है कि ये एपी है, तो हम सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्शन करेंगे फॉर कैलकुलेशन, फॉर फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस। और डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई भी मर्जी टर्म आप ले सकते हो। सो कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इज इक्वल टू, मान लेते हैं 7 - 3 कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, -1 -5 कर लो, 3 -1 कर लो, 7 - 3 कर लो, कुछ भी कर लो। मैं थोड़ा 7 - 3 कर लूँ क्योंकि दोनों का साइन सेम है। 7 - 3 इज 4, तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4, और फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, -5। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 1/5, 3/5, 5/5, 7/5। बेटा ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म ए क्या होगी, 1/5, जो पहली टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सो आंसर इज 1/5। एंड कॉमन डिफरेंस, फॉर कॉमन डिफरेंस वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो लेट अस टेक 3/5 एंड 1/5। so 3/5 minus 1/5, LCM comes to be 5, then 3 - 1, and our answer comes to be 2/5, right? So this is our common difference and this is our first. पार्ट 3 शुरू करते हैं। पार्ट 3 में आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है 0.3, 0.55, 0.80 एंड 1.05। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 0.3। so a is 0.3 and for common difference we will subtract, let us take 0.55 and 0.3, right? 0.55 minus 0.3, 3 means 30, right? So the subtraction part will be equal to 5 minus 3, 2, so answer is 0.25, right? So this is the common difference and this is our first term. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4 करते हैं। इसमें जो सीक्वेंस है वो दिया हुआ है -1.1, -3.1, -5.1, -7.1, राइट? तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी इसके अंदर, -1.1, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस के लिए हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, लेट अस टेक -3.1 एंड -1.1। सब्ट्रैक्शन ध्यान से करनी है क्योंकि -3.1 पहले हम लिखेंगे, फिर ये माइनस आपका आएगा फॉर्मूले वाला, और 2 उसके बाद -1.1, राइट? तो कई बच्चे इसमें एक ही बार लिखते हैं, एक बार नहीं आएगा, 2 बार आएगा, राइट? क्योंकि एक माइनस आपका फॉर्मूले का है और एक माइनस आपका वैल्यू का है। तो यहाँ से आपके पास बनेगा -3.1 माइनस प्लस प्लस 1.1, so it comes to be -2, right? -2.0 means -2. So this is common difference -2 and this is first term -1.1. So this is our first question, right? So now we will do question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है
Write the arithmetic progression when first term a and common difference b are as follows. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था कि आपको सीरीज गिवन थी और आपको ए और डी फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपको ए और डी गिवन है और आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखिए सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट टर्म इज a, obvious it is 4, then second term को हम लिखते हैं a2, राइट। इसको a1 भी लिख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, राइट। सेकंड टर्म को लिखते हैं a2। तो आपको पता है जो an हमारे पास है nth टर्म, इट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो n है यहाँ पर आके n माइनस 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर a2 की बात करूं तो मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 डी, 2 माइनस 1 1, तो a2 आपके पास कितना बनेगा a प्लस डी, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी डी। तो a2 हमारे पास कितना आएगा a प्लस डी, a हमारे पास कितना है 4 प्लस डी कितना है -3, तो 4 माइनस 3 इट इज 1। हमारे पास सेकंड टर्म कितनी आई 1। थर्ड टर्म, अब क्वेश्चन ये रहा होता है कि हमें कितने टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम एक काम करते हैं मिनिमम सिर्फ 4 टर्म कर लेते हैं, राइट। 4 टर्म के बाद हम डैश डैश में सिखा के सो ऑन बोल देंगे। थर्ड टर्म हमारे पास आएगा a3। अब मैंने आपको चीज बताई थी कि हम बार बार यहाँ पे वैल्यूज पुट करके नहीं देखेंगे, हमें ये पता चल गया कि जो नंबर यहाँ पर होता है उससे एक नंबर लेस यहाँ पर होता है। सिंपल है, a2 का a प्लस 1d मतलब d, a3 का a प्लस 2d, 3 से 1 लेस 2 आ जाएगा a प्लस 2d, a4 का a प्लस 3d, 4 से 1 लेस 3 आ जाएगा a प्लस 3d, इस तरह से, राइट। सो a3 का कितना आ जाएगा, a3 का आ जाएगा a प्लस 2d। सो वैल्यू पुट करते हैं 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 minus 6, 4 minus 6 is -2, and then fourth term a4, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो वहां पर हमारे पास 3 आ जाएगा a प्लस 3d, a हमारे पास 4 है प्लस 3 इंटू -3, 4 माइनस 3 या 9, 4 माइनस 9 इज -5। तो हमारे हमसे पूछा गया था राइट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमारे सामने क्या डालेंगे, रिक्वायर्ड arithmetic progression is, तो सबसे पहले फर्स्ट हमारी 4, 1, -2, -5, then dot 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 and so on. So this is our final answer, right? Note it down or take a screenshot of whiteboard. सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ हमारे पास a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -1, देन सेकंड टर्म a2 जैसे मैंने पार्ट 1 में समझाया था, a2 आपके पास क्या होता है a प्लस b, जो वैल्यू यहाँ पर होती है इससे एक वैल्यू लेस हम यहाँ पर लेते हैं, a2 आपके पास है a प्लस b मींस -1 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया यहाँ पे 2, तो -2 प्लस 1 इट कम्स टू बी -1/2। नाउ थर्ड टर्म a3 हमारे पास हो जाएगा a प्लस 2d, सो a इज -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो से 2 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 0। then fourth term a4 is equal to a plus 3d, -1 plus 3 into 1/2, so -1 plus 3/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा -4 plus 3 मीन्स -1/2, सॉरी यहाँ 4 नहीं आएगा 2 आएगा, and then 3 minus 2 plus 1 plus 1/2, right? So our sequence will come required arithmetic progression is, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करते हैं। रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सबसे पहले -1, then -1/2, then 0, then 1/2 and so on. So this is our final answer of part
2 of question number 2. Note it down and take the screenshot of whiteboard. क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ a की वैल्यू -1.5 एंड वैल्यू ऑफ d इज -0.5. तो फर्स्ट टर्म a is equal to -1.5, then second term a2 is a plus d means -1.5 प्लस -0.5. ये प्लस आपका फॉर्मूले का है और ये जो माइनस है ये वैल्यू का है. प्लस माइनस माइनस -1.5 -0.5, so it comes to be -2. And third term a3 is equal to a plus 2d -1.5 plus 2 into -0.5, so it is -1.5 plus minus minus, and 2 into 0.5 is 1, so it comes to be -2.5. And fourth term a4, it comes to be a plus 2d -1.5 plus 3 into -0.5, -1.5 minus 3 5 is 15, -1.5 again, it comes to be -3. So our required arithmetic progression become required arithmetic progression is -1.5, then -2, -2.5, -3 and so on. So this is our final answer. Note it down and take the screenshot of whiteboard. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें लिखा हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी. राइट, हमें ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर आपकी एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही. इसमें जैसे आपका 9.2 था, उसके अंदर आपको एक डायरेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ था और सिर्फ आपको चेक करना था कि वो एपी है या नहीं है. तो इसमें आपका काम इंक्रीज हुआ है क्योंकि सबसे पहले तो आपको इसके अंदर सीक्वेंस बनाना पड़ेगा और फिर उसका चेक करना पड़ेगा कि वो एपी है या नहीं है बाय कैलकुलेटिंग द कॉमन डिफरेंस. राइट, तो सिचुएशन समझते हैं क्या है. सिचुएशन में लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 रुपीज एंड राइजेस बाय 20 रुपीज फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर. कि हमने क्या करना है, एक वेल को डिग करना है, उसी कॉस्ट क्या बता कि जो फर्स्ट मीटर पहला मीटर है उसके लिए 150 रुपीज है और वो इंक्रीज होगा कैसे, 20 रुपीज फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर. कि जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा 20 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती रहेगी. यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है. मान लेते हैं जो ये सबसे टॉप सरफेस है ये अर्थ है. राइट, ये अर्थ हो गई और जो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप बना रखा है, लेट दिस इज वेल, ये आपका वेल होगा. राइट, फर्स्ट मीटर उसने बोला द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर द फर्स्ट मीटर. फर्स्ट मीटर यहाँ से हो गया आपके पास, वो आपका अर्थ हो गया, ओ से ए तक वेरी फर्स्ट मीटर. राइट, इसकी जो कॉस्ट है वो है 150 रुपीज. ये फिक्स है, ये आपकी चेंज नहीं होगी. राइट, पहली मीटर की कॉस्ट क्या है, 150 रुपीज है और फिर 20 रुपीज आपकी सक्सीडिंग मीटर के लिए इंक्रीज होती रहती है. राइट, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल की सीक्वेंस बनाते हैं. तो इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले cost of digging 1 मीटर वेल. ठीक है, 1 मीटर वेल आपका कहां से कहां तक जाएगा, ओ से ए तक जाएगा. मैं लिख देता हूं ओ ए. तो ओ से ए तक की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 150 रुपीज है क्योंकि उसने लिख रखा है वेरी फर्स्ट मीटर की कॉस्ट है वो 150 रुपीज फिक्स है. ये आपकी होगी 150 रुपीज. उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर वेल. कई बच्चे क्या करते हैं, वो करते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिगिंग ना लिख के यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं. यहाँ पे नंबर चेंज आया, नंबर चेंज कर दिया, बाकी कॉमा कॉमा चलता रहता है. ऐसा नहीं करना. राइट, सिंसियर बच्चा बनना, अच्छे से लिखना है हमें. कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर वेल. अब 2 मीटर देखो, 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है. यहाँ से यहाँ तक आपका 2 मीटर बनता है, मतलब ओ से लेके बी तक आपका 2 मीटर बनता है, ओ टू बी. तो देखो 150 मीटर तो आपके पहले फिक्स है,
अगले मीटर कितने लगेंगे, अगले मीटर के 20 रुपीज लगेंगे, राइट। ए से बी तक के कितने लगेंगे, 20 रुपीज। तो यहाँ पे आपका बनता है 20 रुपीज का। तो टोटल कितना हो गया ओ से बी तक का, 150 प्लस 20, 170 रुपीज, राइट। नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर वैल्यू ओ से सी तक, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, यहाँ से यहाँ तक आपका 3 मीटर बनेगा। पहले का 150 रुपीज है, अगले का 20 है, और अगले का फिर से 20 रुपीज है। तो ये कितना बन जाएगा, 150 प्लस 20 प्लस 20 मीन्स 170 प्लस 20, 190 रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर वैल्यू, 4 मीटर वैल्यू का मतलब हम ओ से डी तक ले सकते हैं। हमें नहीं पता कि कितना है, हमने अपने कंफर्ट के लिए ओ से डी तक लिया है, सो दैट हम एक कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकें। ओ से डी तक का भी कितना हो जाएगा, यहाँ का भी कितना है, 20 रुपीज है, क्योंकि उसने बोला है कि इट राइजेस बाय 20 रुपीज फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर, हर एक सक्सीडिंग मीटर पे 20 रुपीज बन रहा है। तो कितना बन जाएगा, 150 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ये बन जाएगा 210 रुपीज। तो अगर सीक्वेंस क्या बना हमारा, नाउ रिक्वायर्ड सीक्वेंस बिकम, सीक्वेंस हमारे पास बन गया 150, 170, 190, 210। ये जो अमाउंट है 150, 170, 190, 210, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास सीक्वेंस आ चुका है। सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें अपनी सिचुएशन से सीक्वेंस बनाना, राइट। तो सीक्वेंस हमने बना लिया 150, 170, 190, 210। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एपी फॉर्म करेगा, राइट। तो एपी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में हमने सबसे पहले क्या किया, a2 माइनस a1 कर लिए चेक, 170 माइनस 150 इट इज 20। फिर हमने a3 माइनस a2 चेक कर लिया, ये कितना है आपके पास, 190 माइनस 170 इज इक्वल टू 20। फिर हमने a4 माइनस a3 चेक कर लिया, ये भी कितना है आपके पास, 210 माइनस 190 इज इक्वल टू 20। अब क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस 20 20 20 सेम आ रहा है, तो इट मींस इट विल फॉर्म एन एपी। तो हम इसको अपने लैंग्वेज में देखो कैसे लिखेंगे, उसमें लिखेंगे नीचे ऊपर फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म विल फॉर्म एन एपी। तो हम लिखेंगे इसके अंदर एज सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, since common difference is same, so in this situation, the sequence of number, लैंग्वेज तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाती है। देखो मैं यहीं से लैंग्वेज उठा रहा हूं। इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर विल फॉर्म एन एपी, राइट। तो आपने लैंग्वेज तो क्वेश्चन से उठा लेंगे, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, काफी बार आते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। सिचुएशन दी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, सीक्वेंस बनाना है, फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर अपना फाइनल आंसर लिखना है, राइट। तो ये स्टेप होते हैं। सो नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाइट बोर्ड। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। हमें जो सीक्वेंस बनाना है वो किसका बनाना है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर का। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कॉस्ट का सीक्वेंस बनाया था, इसमें हमें इसका बनाना है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। कि देखो ये क्वेश्चन बड़ा समझने वाला है। सीक्वेंस किसका बनाना है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो वैक्यूम पंप क्या काम कर रहा है कि जो आपकी एयर सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव करता है, राइट। जैसे वैक्यूम पंप है, एयर को रिमूव करना है उसने, तो कितना रिमूव करेगा, जितना आपका सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 ऑफ क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, और इसमें से हर बार जो वैक्यूम पंप रिमूव करता है वो 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ एयर इन सिलेंडर उसको रिमूव करता है, राइट।
और हमें सीरीज किसकी बनानी है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर की। तो इसमें हम देखो अगर हम मान के चलें कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज एक्स, तो वो बड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आप पहले 1/4 ऑफ एक्स करोगे, फिर रिमूव किया है तो रिमेनिंग के लिए माइनस करोगे। तो हम एक काम करते हैं, अपनी तरफ से मैनिपुलेटेड वैल्यू ले लेते हैं, जिससे हमें, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद ये है कि एपी है या नहीं है, राइट। हमें सिर्फ ये बताना है, हमें ये बताना है कि कॉमन डिफरेंसिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से वैल्यू ले लेते हैं, राइट। तो हम इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं कि 64 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द सेंटर। उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन करते हैं, राइट। तो इसमें हम लिखेंगे लेट इनिशियल amount of air present in cylinder ये कितना हो गया 64 मीटर क्यूब तो बोलेंगे क्योंकि वो अमाउंट ऑफ एयर है तो वॉल्यूम में आएगी, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ये इनिशियल है, ये आपकी सीक्वेंस में काउंट होगी, क्योंकि सीक्वेंस में किसका बनाना है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर का, जो सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है एयर, उसका हमें सीक्वेंस बनाना है। अब मान लेते हैं कि वैक्यूम पंप ने रिमूव किया 1/4 ऑफ एयर इन द सिलेंडर। एयर इन द सिलेंडर कितना 64, तो इसका 1/4 वैक्यूम पंप ने रिमूव कर दिया। हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एयर, मैं यहाँ पे ना ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख करता हूं, सो दैट कि हमें आसानी रहे कि सीक्वेंस किसका बनाना है। अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप ने कितना रिमूव किया, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितना 64, तो इसका 1/4 उसने रिमूव कर दिया, मतलब 4 3 मीटर क्यूब उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास सिलेंडर के अंदर कितना एयर प्रेजेंट हुआ, वो उस आपका सीक्वेंस में आएगा। नाउ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, पहले कितना था 64 था, 16 मीटर क्यूब रिमूव हो गया, बचा कितना 64 माइनस 16, 40 माइनस 6 8 5 माइनस 1 4, 48 मीटर क्यूब जो है वो आपका अब सिलेंडर के अंदर बचा है, क्योंकि 16 मीटर उसने रिमूव कर दिया, 1/4 रिमूव कर दिया। अब इस 48 में से भी वैक्यूम पंप ने 1/4 रिमूव कर दिया। नाउ अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का तो क्या काम है कि सिलेंडर के अंदर जितनी एयर है उसका 1/4 रिमूव कर देना। अब सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है 48, वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसका भी 1/4 रिमूव कर देगा, 1/4 इंटू 48, तो ये बन जाएगा आपके पास 12 मीटर क्यूब, राइट। अब याद रखना सीरीज हमें इसकी बनानी है, ना कि इनकी। जो रिमूव एयर हुई है उसकी हमें सीक्वेंस नहीं बनाना, हमें सीक्वेंस बनाना है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। जैसे 64 है, फिर 48 आ जाएगा। अब थर्ड का देखते हैं क्या आएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो ये हमारे पास कितना आएगा, पहले कितना था 48, रिमूव कितना हो गया 12, तो ये आएगा 48 माइनस 12, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 5, 56, सॉरी 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3, 36 32। तो एक हमारे पास सीक्वेंस बनेगा इसका और फिर इसका। amount of air present in the cylinder is 36 meter cube. Now amount of air removed by vacuum pump, ये कितना हो गया 36 का 1/4, 1/4 36, 4 9 का 36, 9 मीटर क्यूब। तो now amount of air present in cylinder, तो कितना बचेगा 36 का 9 रिमूव हो गया, 36 माइनस 9, ये बनेगा आपके पास 27, राइट। तो आगे इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से हमें पता चल जाएगा कि ये आपका एपी है या नहीं है। तो सीक्वेंस जो आपका बना, सीक्वेंस क्या बन गया 64, उसके बाद 48, उसके बाद 36,
देन 27। तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा। अब इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस डी, सबसे पहले a2 माइनस 7 कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 48 माइनस 64। गलती से भी 64 माइनस 48 नहीं करना, हमें नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। सो 4 माइनस 8 6, 5 माइनस 4 1, माइनस का 16। देन a3 माइनस a2 36 माइनस 48, it become माइनस 8 माइनस 62 4 माइनस 3। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यही से हमें पता चल गया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो ये आपका एपी नहीं बनेगा। अभी अगर ये ट्रू होता तो हम a4 माइनस a3 भी कर लेते, लेकिन यही से हमें पता चल गया कि आपका सेम नहीं है। तो हमें सिर्फ आप लैंग्वेज लिखनी है, हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the sequence of number will not form an EP, राइट? जो आपका will not है इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये आपका EP को फॉर्म नहीं करेगा, राइट? सो दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो सीक्वेंस बनाना है वो अमाउंट ऑफ शेयर प्रेजेंट इन द सेंटर का बनाना है, जो रिमूव हुआ है उसका नहीं बनाना है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन देगा अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड बाय द वैक्यूम पंप, हो सकता है ऐसा भी आ जाए। तो हर तरह के क्वेश्चन के तैयार रहना है हमें, राइट? तो इस क्वेश्चन में तो क्या था कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सेंटर को हमने उसकी सीक्वेंस बना ली। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में द अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड बाय द वैक्यूम पंप, तब आपके पास सीरीज किसकी बनेगी? 16 12 9, फिर उसकी बनेगी, ठीक है? तो तभी मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर आप कोई क्वेश्चन बड़े ध्यान से ठंडे दिमाग से 2 बार पढ़ना है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि उसके अंदर क्या पूछा गया। जितना भी पार्ट पूछा गया हमें हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करना है, राइट? सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि दिव्या डिपॉजिटेड 1000 रुपीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें जो सीरीज बनानी है वो किसकी बनानी है? द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। मतलब हमें अमाउंट की सीक्वेंस बनानी है, राइट? तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूला लगेगा जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर। उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस था, उसके अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो आपका अमाउंट वाला फॉर्मूला था वो यूज होगा। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। अमाउंट आपका पास फॉर्मूला होता था, ए फॉर अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर टाइम। ये आपके पास फॉर्मूला होता था अमाउंट का। ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल, 1 प्लस आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। टाइम आपका ईयर में होता था, आर आपका परसेंट में होता था। फिर वो अलग कहानी है कि हाफ ईयरली में टाइम क्या होगा, क्वार्टरली में क्या होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारा सिंपल यूज होगा। तो इसमें हम देखते हैं क्या करना है हमें। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपीज है, राइट? और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो हमें फर्स्ट ईयर टाइप, जैसे फर्स्ट ईयर का आ गया, सेकंड ईयर का आ गया, थर्ड ईयर का, हमें वो फाइंड आउट करना है। सो हम लिखेंगे पहले अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए आपका T1 आ जाएगा। अमाउंट कितना आपके प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस आर बाई 100। आर कितना है 10, 10 बाई 100 रेज टू द पावर 1, राइट? 1000, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 बाई 10, पावर 1 रहेगा तो यही आंसर आएगा। जैसे 2 रेज पावर 1 2, 5 रेज पावर 1 5। इसका हम एलसीएम लेते हैं 1000, एलसीएम आया 10, 10 प्लस 1, इट कम्स टू बी 1000 into 11 by 10। तो एट द एंड ऑफ जो अमाउंट आया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो आया आपके पास 1100 रुपीज। फिर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए आपके पास जो टी की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। ये आपके पास बनेगा 1000, 1 प्लस 10 बाई 100 रेज पावर 2, 0 से 0 कैंसिल आउट,
1000, 1 plus 1 by 10 raised power 2, 1000, LCM आया 10, 10 plus 1 raised power 2, 1000 into 11 by 10 raised power 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1000 into 11 by 10 into 11 by 1 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 11 11 जा 121, 121 into 10 1210 रुपीज। राइट, तो पहला हमारा ये होगा, फिर अगला नंबर ये होगा। नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1000, उसमें टी की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 प्लस 10 by 100 रेज़ पावर 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 0 कैंसिल आउट, 1000, 1 प्लस 1 by 10 की पावर 3, देन 1000 एलसीएम आया 10, 10 plus 1 raised to power 3, it becomes 1000, 11 by 10 raised to power 3, then 1000 into 11 by 10, 11 by 10, 11 by 10, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट, अगले जीरो से अगले जीरो कैंसिल आउट, अगले जीरो से अगले जीरो कैंसिल आउट, तो 11 11 जा 121 into 11, तो बन जाएगा 11 बन जाएगा 11, 1 11 2 जा 22 और 1 23, then 2 11 1 11 plus 2 13, 1331 रुपीज। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बना वो क्या बना, हमारे पास सीक्वेंस बना 1100, 1210, 1331। तो मुझे यही से पता चल गया कि एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा इसमें। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, सबसे पहले A2 माइनस A1 कर लेते हैं, 1210 माइनस 1100, ये आपके पास आ गया 0 1 1 110 रुपीज, एंड देन A3 माइनस A2 इट इज इक्वल टू 1331 माइनस 1210, so it is 1 3 minus 1 2 3 minus 2 1 121 रुपीज। तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, तो ये जो सीरीज है ये आपकी एपी नहीं है। तो आप इसमें आंसर लिख देंगे, इसमें आप आंसर लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the sequence will not form an AP, right? So इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से करने, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम एग्जाम में आते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, पहले सीक्वेंस बनाना है और फिर कॉमन डिफरेंस चेक करना है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो हमारी एपी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और नोट इट डाउन। देखिए बच्चों, अभी हमें क्या करना है, हमें अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना है, हमें मेहनत नहीं छोड़नी है। जनरली जो इस टाइम पे देखो, क्योंकि अभी क्या चला हुआ है, अगस्त चला हुआ आपका, और आपके जो एग्जाम है वो फरवरी में है, आपको पता भी होगा, डेट आ चुकी है, फरवरी के अंदर एग्जाम स्टार्ट है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है और हमें मैक्सिमम मार्क्स का टारगेट लेके चले हुए हैं कि हमें 100 मार्क्स अचीव करने हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो एक काम कीजिए कि जो अपना सोने का टाइम है वो आपका, जैसे जनरली जो अब आपको करना चाहिए वो कर लेना चाहिए 10 to 5, राइट, कि रात को 10 बजे आप सो जाइए, सुबह 5 बजे आप उठ जाइए, तो 7 आवर्स की आपके पास नींद है वो सफिशिएंट होती है, राइट। और जैसे ही आप दिसंबर क्रॉस करने मतलब जनवरी में आएंगे तो जनवरी में उसको आप 10 to 4 का कर दीजिए, उस टाइम आपके पास 6 आवर्स की जो नींद है वो सफिशिएंट होती है, क्योंकि उस टाइम आपके पास एग्जाम नजदीक आ चुके हैं। दूसरी बात, जो आपने अपने मन में टारगेट लेना है, चलो मैथ में तो मैंने टारगेट आपको दे रखा है कि मैथ में आपका 100 मार्क्स आपका टारगेट है, और 100 मार्क्स का टारगेट लेके चलोगे तो आपको सारा आर डी शर्मा भी करना है, और जो आपके पास एनसीईआरटी वो तो उसमें हो ही जाएगी आर डी शर्मा के अंदर, सिर्फ एक बुक करनी है आपको जो मेन टारगेट लेके चलना है क्लास 10 के लिए वो AIR1 का लेके चलना है। AIR मींस एयर एटमॉस्फेयर वाली नहीं, ऑल इंडिया रैंक, राइट, ऑल इंडिया रैंक 1 का आपको टारगेट लेके चलना है। क्योंकि एक चीज देखिए ना कि जो बच्चे AIR1 लेके आते हैं वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कुछ अलग से अलग प्लेनेट से लेके आए हैं, वो होते वो हमारे जैसे नहीं है, बट उनका थोड़ा टारगेट लगा लो, उनकी थोड़ी जो स्ट्रेटेजी लगा लो, वो आपकी होती है थोड़ा डिफरेंट होती है। तो आपको उनके माइंड को रीड करना है
ठीक है, कि वो किस तरह से पढ़ते हैं या किस तरह से पढ़ते होंगे, और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन करनी है। हर एक सब्जेक्ट की आपके पास एक बुक होगी जो आपको बता देगी कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर मैंने बताया कि आपको आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा से बाहर कुछ नहीं आएगा। आर डी शर्मा आपने कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, तो आपके 100 मार्क्स कहीं नहीं गए, राइट। सिमिलरली साइंस है, साइंस में आप क्या काम करो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके पास। तो ये आपके पास छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी आप स्ट्रेटेजी बना के, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के आप उसको बना सकते हो, राइट, जिससे आपकी AIR1 आप अचीव कर सको। आपका क्योंकि एज ए स्टूडेंट हो तो इस टाइम पे आप अगर AIR1 का टारगेट लेके चलोगे, ठीक है, हर एक स्टेप पे आपको लेके चलना है। जैसे आपके पास 10th क्लास है, राइट, 10th क्लास में आपने टारगेट लिया कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, जम के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, राइट। उसके बाद जैसे आप प्लस 1 प्लस 2 में गए, फॉर एग्जाम्पल आपने नॉन मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल में आपने जेई का एग्जाम दिया, तो जेई के एग्जाम के लिए आपने AIR1 का टारगेट रखे चलना कि मैं ऑल ओवर इंडिया सिर्फ मैं ही हूँ जो AIR1 आएगा। इस तरह का मोटिवेशन आपको लेके चलना है, और उस तरह की आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, उस तरह का टाइम टेबल बनाना है, और फिर मेहनत भी करनी है। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो सिर्फ टाइम टेबल बनाते हैं, बट उसको फॉलो नहीं करते। देखो मेरा जो मेन काम है वो है एक्शन, कि आप एक्शन क्या डालो। जब तक आप एक्शन नहीं डालोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। तो एक्शन डालना बहुत जरूरी है। अभी 10th क्लास में सिर्फ अगस्त आपके पास, अभी काफी टाइम पड़ा है, एक्शन डालना शुरू करो, राइट। जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क मिल रहा है, उसको तो कंप्लीट करना ही है आपको, बट उससे अलग भी जो आपको जैसे आर डी शर्मा का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ, उसको आपको साथ के साथ लेके चलना है, राइट। तो हर एक सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। अगर आपको टाइम टेबल का कुछ कंसेप्ट चाहिए तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा, बट मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी हेल्प कीजिए, कि टाइम टेबल हमारा कैसा हो, सो दैट कि हम AIR1 लेके आ जाए, राइट। तो आपने अपना फोकस जो है वो AIR1 पे रखना है, ऑल इंडिया रैंक 1 पे, और अपने लाइफ के हर एक स्टेप पे रखना है, सिर्फ 10th में नहीं, हर एक स्टेप पे। बल्कि मेरे पास जैसे मेरा बेटा है, वो भी क्लास 2 में है, तो उसको हम अभी से ही मोटिवेट करते हैं कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना, और क्लास 3 के बाद हर एक स्टेप पे आपको एग्जाम देने हैं, बेशक वो स्कूल्स के एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम है, RIMC का है, वट जो भी एग्जाम है। क्लास 10th के बाद जैसे आपके पास नीट का एग्जाम आएगा, जेई का एग्जाम आएगा, फिर कुछ बच्चे अपना सिविल सर्विसेज एग्जाम में चले जाएंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उसमें भी वो AIR1 का ही टारगेट लेके चलते हैं, राइट। तो ये वो तो मैंने आपको काफी आगे की बात बता दी सिविल सर्विसेज की। तो अभी आप 10th क्लास है, उसी पे फोकस करो। आपका माइंड होना चाहिए कि आज आपका जो है अगस्त मंथ है, उससे लेके और जो आपका फरवरी में एग्जाम होना है, उसके बीच में आपको जो टाइम है वो कैसे यूटिलाइज करना है। आपको जो अपनी एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में देनी, राइट। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके पास कुछ भी टाइम नहीं है जिसको आप वेस्ट कर सको, राइट। तो आपके पास जितना भी टाइम है उसको अपने यूटिलाइज करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर। क्योंकि अभी आप लोग नवंबर दिसंबर में CBSE ने सैंपल पेपर इशू कर देना है, राइट। CBSE ने जैसे ही सैंपल पेपर इशू किया तो फिर सारी जो आपके पास प्रोसेस है वो फास्ट होती है, राइट। तो इसलिए प्रिपेयर हो जाओ, अच्छे से कमर कस लो, अच्छे से पढ़ाई करो, और हर एक सब्जेक्ट को थोरोली पढ़ के उसमें आपने अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं और AIR1 लेके आना, राइट। थैंक यू। आज के लिए इतने करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।